चंदूलाल सकारलाल पटेल, जिन्हें प्रायः CS पटेल के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित भारतीय ज्योतिषी थे जो वैदिक ज्योतिष में अपने गहन शोध और व्यवहारिक योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 31 दिसंबर 1915 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन शास्त्रीय ज्योतिष सिद्धांतों के अध्ययन और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग में समर्पित किया, जिसमें सटीकता पर विशेष बल दिया गया। मैं उनके पुस्तक प्रिडिक्टिंग थ्रू नवामशाय नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन कर रहा हूं, जिसके माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ कि श्री VA अय्यर ने उन्हें अपनी शोध सामग्री को द एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन बेंगलोर में प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया, जिसका संपादन BV रमन द्वारा किया जाता था। बाद में जब R संथानम ने नवंबर 1985 में द टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की, तो उन्होंने श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल से लेख लिखने का अनुरोध किया। उनका पहला लेख न्यू प्रिडिक्टिव टेक्निक बेस्ड ऑन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सितंबर 1987 में प्रकाशित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपनी तकनीकों को विभिन्न नाड़ी ग्रंथों और दुर्लभ शास्त्रीय ग्रंथों से एकत्रित और परिष्कृत किया। वे ये भी उल्लेख करते हैं कि उनके एक सामान्य मित्र स्वर्गीय श्री NM सेठिया बड़ौदा ने उनके लेखों की जेरोक्स प्रतियां श्री नरेंद्र सागर को दिखाईं, जिन्होंने उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की सहमति दे दी। श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपने कार्य के प्रकाशन में सहयोग देने के लिए श्री नरेंद्र सागर, श्री NM सेठिया और श्री हरिप्रसाद S भट्ट के प्रति आभार व्यक्त किया है। अध्याय 7 इंपॉर्टेंस ऑफ नवामशाइन प्रिडिक्शन 1 पढ़ते समय विशेष रूप से पृष्ठ 54-55 पर मुझे नवांश प्रोग्रेशन की अवधारणा मिली, जहां श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने इंदिरा गांधी की मृत्यु की संभावित तिथि तक पहुंचने की एक विधि प्रदर्शित की है। ये तकनीक अत्यंत अद्भुत है और इसने मेरा विशेष ध्यान आकर्षित किया है। इसके साथ ही मेरे मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उत्पन्न हुआ है कि क्या वास्तव में अध्ययन और अभ्यास के माध्यम से इस स्तर की भविष्यवाणी की सटीकता प्राप्त की जा सकती है, और क्या मैं भी अपनी सीखने की यात्रा में उस स्तर के करीब पहुंचने का प्रयास कर सकता हूं। मैं अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए शुरुआत करना चाहता हूं और सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपनी पुस्तक में कई महत्वपूर्ण अध्यायों को शामिल किया है, विशेषकर वे जो किसी व्यक्ति के जीवन में घटनापूर्ण वर्षों की पहचान और नवांश के गहरे प्रयोग से संबंधित हैं। यदि संयोगवश आप ये पढ़ रहे हैं या इस लेखन को देख रहे हैं, तो मेरी सच्ची सलाह है कि आप इस पुस्तक को स्वयं खरीद कर अध्ययन करें, क्योंकि मैं यहाँ जो चर्चा कर रहा हूँ वो केवल सतही स्तर को ही स्पर्श करती है। ये पुस्तक स्वयं में अत्यंत व्यापक और ज्ञान से परिपूर्ण है। लग्न विश्लेषण। राशि कुंडली में लग्न मघा नक्षत्र पद 3 में सिंह राशि में स्थित है। मघा नक्षत्र सिंह राशि के 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक फैला होता है और पद 3 विशेष रूप से 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री सिंह के बीच आता है, जहां लग्न स्थित है। नवांश ज्ञात करने के लिए संपूर्ण राशि चक्र को 3 डिग्री 20 मिनट के 108 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसकी गणना 0 डिग्री मेष से शुरू होती है। इस क्रम में मेष में 9 नवांश, वृषभ में 18 नवांश, मिथुन में 27 नवांश, कर्क में 36 नवांश होते हैं। सिंह में प्रवेश करने पर यह क्रम आगे बढ़ते हुए 39वें नवांश तक पहुंचता है, अतः लग्न इस गणना के अनुसार 39वें नवांश में स्थित है। बृहस्पति विश्लेषण। राशि कुंडली में बृहस्पति मूल नक्षत्र पद 3 में धनु राशि में स्थित है। मूल नक्षत्र धनु राशि के 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक फैला होता है और पद 3 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री धनु के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार मेष से लेकर वृश्चिक तक क्रमशः 72 नवांश पूर्ण होते हैं। धनु में प्रवेश करने पर यह क्रम 75वें नवांश तक पहुंचता है, अतः बृहस्पति 75वें नवांश में स्थित है। शुक्र विश्लेषण। राशि कुंडली में शुक्र मृगशीर्षा नक्षत्र पद 1 में वृषभ राशि में स्थित है। मृगशीर्षा नक्षत्र वृषभ 23 डिग्री 20 मिनट से मिथुन 6 डिग्री 40 मिनट तक फैला होता है और पद 1 वृषभ 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। नवांश गणना में मेष के 9 नवांश के बाद वृषभ में आगे बढ़ते हुए ये 17वें नवांश तक पहुंचता है, अतः शुक्र 17वें नवांश में स्थित है। चंद्रमा विश्लेषण। राशि कुंडली में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पद 2 में वृषभ राशि में स्थित है। रोहिणी नक्षत्र वृषभ के 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक फैला होता है और पद 2 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच आता है। नवांश गणना में ये 14वें नवांश तक पहुंचता है, अतः चंद्रमा 14वें नवांश में स्थित है। बुध विश्लेषण। राशि कुंडली में बुध आश्लेषा नक्षत्र पद 1 में कर्क राशि में स्थित है।
आश्लेषा नक्षत्र कर्क 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक फैला होता है और पद 1 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री मिनट के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार ये 33वें नवांश में आता है। राहु विश्लेषण। राशि कुंडली में राहु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पद 2 में मकर राशि में स्थित है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनु 26 डिग्री 40 मिनट से मकर 10 डिग्री तक फैला होता है और पद 2 मकर के 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच आता है। नवांश गणना में ये 82वें नवांश तक पहुंचता है, अतः राहु 82वें नवांश में स्थित है। केतु विश्लेषण। राशि कुंडली में केतु पुनर्वसु नक्षत्र पद 4 में कर्क राशि में स्थित है। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन 20 डिग्री से कर्क 3 डिग्री 20 मिनट तक फैला होता है और पद 4 कर्क 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच आता है। नवांश गणना में ये 28वें नवांश तक पहुंचता है, अतः केतु 28वें नवांश में स्थित है। सूर्य विश्लेषण। राशि कुंडली में सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र पद 1 में मिथुन राशि में स्थित है। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन 20 डिग्री से कर्क 3 डिग्री 20 मिनट तक फैला होता है और पद 1 मिथुन 20 डिग्री 20 मिनट से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच आता है। नवांश गणना में ये 25वें नवांश तक पहुंचता है, अतः सूर्य 25वें नवांश में स्थित है। मंगल विश्लेषण। राशि कुंडली में मंगल पुष्य नक्षत्र पद 3 में कर्क राशि में स्थित है। पुष्य नक्षत्र कर्क 3 डिग्री 40 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक फैला होता है और पद 3 10 डिग्री 40 मिनट से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच आता है। नवांश गणना में ये 31वें नवांश में आता है, अतः मंगल 31वें नवांश में स्थित है। शनि विश्लेषण। राशि कुंडली में शनि रोहिणी नक्षत्र पद 4 में वृषभ राशि में स्थित है। रोहिणी नक्षत्र वृषभ के 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक फैला होता है और पद 4 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच आता है। नवांश गणना में ये 16वें नवांश में आता है, अतः शनि 16वें नवांश में स्थित है। नवांश प्रोग्रेशन के आधार पर घटनाओं की ये समय रेखा जीवन और करियर के क्रमिक विकास को दर्शाती है, जहां प्रत्येक चरण किसी न किसी आंतरिक या बाहरी परिवर्तन का संकेत देता है। लगभग 18 वर्ष की आयु में जब मून टू मार्स और सैटर्न टू मरकरी के चरण सक्रिय थे, तब ये समय मुख्यतः अभ्यास, अनुशासन और नींव मजबूत करने का था। इस अवधि में बाहरी उपलब्धियां सीमित दिख सकती हैं, लेकिन यही वो समय होता है जहां व्यक्ति अपने कौशल को निखारता है। इसके बाद लगभग 20 वर्ष की आयु में मून टू मरकरी के प्रभाव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश होता है। 11 जनवरी 1992 को वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई डेब्यू इसी चरण में हुआ। हालांकि प्रदर्शन केवल 3 रन का रहा। ये इस बात का संकेत है कि शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन स्थिरता और परिपक्वता अभी विकसित हो रही थी। 23-24 वर्ष की आयु में वीनस टू लग्न और सैटर्न टू लग्न का चरण आता है, जो करियर में पुनर्स्थापना और पहचान का समय होता है। मई 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई में वापसी 46 रन ने इस बदलाव की शुरुआत की। इसके तुरंत बाद 20 जून 1996 को लॉर्ड्स में टेस्ट डेब्यू में 131 रन और 4 जुलाई 1996 को ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में 136 रन बनाना ये दर्शाता है कि ये समय स्वयं यानी लग्न का सशक्त होने का था, जहां व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता को दुनिया के सामने स्थापित करता है। 26 वर्ष की आयु में मून टू लग्न का चरण आया, जो मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास के चरम को दर्शाता है। 26 मई 1999 को श्रीलंका के खिलाफ विश्व कप में 183 रन की पारी इसी का प्रमुख उदाहरण है, जहां प्रदर्शन पूरी तरह से व्यक्ति के आंतरिक आत्मविश्वास और फोकस को दर्शाता है। अंततः 37 वर्ष की आयु में लग्न टू जुपिटर का चरण आता है, जो करियर के समापन, अनुभव और परिपक्वता को संकेत देता है। 6 नवंबर 2008 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेला गया, जो एक लंबे और सफल करियर के पूर्ण चक्र को दर्शाता है। महत्वपूर्ण नोट: यहाँ उल्लिखित घटनाएं सामान्यतः सार्वजनिक स्रोतों से ली गए हैं। किसी भी ज्योतिषीय निष्कर्ष या अंतिम मत बनाने से पहले इन घटनाओं का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करना आवश्यक है। इस उदाहरण में इन घटनाओं का उपयोग केवल नवांश प्रोग्रेशन के सिद्धांत को समझाने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि ये देखा जा सके कि किस प्रकार जीवन की वास्तविक घटनाओं को ग्रहों की प्रगति के साथ जोड़ा जा सकता है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया सभी घटनाओं का सत्यापन अपने स्तर पर अवश्य कर लें। इन घटनाओं की जानकारी मैंने मुख्यतः इंटरनेट के माध्यम से संकलित की है, इसलिए इनमें त्रुटि की संभावना हो सकती है।
साथ ही ये भी उल्लेख करना आवश्यक है कि यहाँ दी गई तिथियां नवांश प्रोग्रेशन की गणना के आधार पर विशेष रूप से निकाली गई हैं। इनका उद्देश्य सटीक दिन पर घटना को सिद्ध करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि किसी घटना का समय उस अवधि के आसपास यानी कुछ समय के अंतर में घटित हो रहा है या नहीं। यदि घटनाएं इन तिथियों के निकट घटित होती हैं, तो इसे इस सिद्धांत की पुष्टि के रूप में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। एनालिसिस फॉर सन। Zodiacal journey, Sun is positioned in Gemini, GE, counting from the start of the zodiac, 0 degrees Aries. It has traversed 2 full signs, AR, TA, and 23 degrees 35 minutes into the third sign. Total degrees traversed, 2 into 30 degrees plus 23 degrees 35 minutes is equal to 82.5833 degrees. The time transformation. To derive the progression timeline, we apply the Navamsha constant. Navamsha constant is equal to 3.333 degrees. Total Navamshas 82.5833 divided by 3.333 is equal to 24.775. Year calculation. The whole number 24 represents the completed years since birth. Day calculation. The remainder 0.775 is multiplied by 360 days is equal to 279 days. Final resulting date 13th of April 1997. Analysis for Ketu. Zodiacal journey. Ketu is positioned in Cancer, CN, counting from the start of the zodiac 0 degrees Aries. It has traversed 3 full signs, AR, TA, G, and 3 degrees 34 minutes into the fourth sign. Total degrees traversed 3 into 30 degrees plus 3 degrees 34 minutes is equal to 92.567 degrees. The time transformation. To derive the progression timeline, we apply the Navamsha constant is equal to 3.333 degrees. Total Navamshas 92.567 divided by 3.333 is equal to 27.77. Year calculation. The whole number 27 represents the completed years since birth. Day calculation. The remainder 0.77 is multiplied by 360 days is equal to 277 days. Final resulting date 10th of April 1997. Analysis for Mandi. Zodiacal journey. Mandi is positioned in Cancer, CN, counting from the start of the zodiac 0 degrees Aries. It has traversed 3 full signs, AR, TA, G, and 3 degrees 27 minutes into the fourth sign. Total degrees traversed 3 into 30 degrees plus 3 degrees 27 minutes is equal to 93.45 degrees. The time transformation. To derive the progression timeline, we apply the Navamsha constant is equal to 3.333 degrees. Total Navamshas 93.45 degrees divided by 3.333 is equal to 28.035. Year calculation. The whole number 28 represents the completed years since birth. Day calculation. The remainder 0.035 is multiplied by 360 days is equal to 13 days. Final resulting date 21st of July 2000. Analysis for Mars. Zodiacal journey. Mars is positioned in Cancer, CN, counting from the start of the zodiac 0 degrees Aries. It has traversed 3 full signs, AR, TA, G, and 13 degrees 32 minutes into the fourth sign. Total degrees traversed 3 into 30 degrees plus 13 degrees 32 minutes is equal to 102.533 degrees. The time transformation. To derive the progression timeline, we apply the Navamsha constant is equal to 3.333 degrees. Total Navamshas 102.533 divided by 3.333 is equal to 30.76. Year calculation. The whole number 30 represents the completed years since birth. Day calculation. The remainder 0.76 is multiplied by 360 days is equal to 274 days. Final resulting date 8th of April 2003. Analysis for Mercury. Zodiacal journey. Mercury is positioned in Cancer, CN, counting from the start of the zodiac 0 degrees Aries. It has traversed 3 full signs, AR, TA, G, and 19 degrees 47 minutes into the fourth sign. Total degrees traversed 3 into 30 degrees plus 19 degrees 47 minutes is equal to 108.7833 degrees. The time transformation. To derive the progression timeline, we apply the Navamsha constant is equal to 3.333 degrees. Total Navamshas 108.7833 divided by 3.333 is equal to 32.635.
Year calculation, the whole number 32 represents the completed years since birth. Day calculation, the remainder 0.635 is multiplied by 360 days is equal to 229 days. Final resulting date, 22nd of February 2005. इन सब पर विचार करने के बाद मेरे मन में गहरी आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है। जितना अधिक मैं इस विषय का अध्ययन करता हूँ, उतना ही ये चकित करता है कि एक साधारण कुंडली जिसमें केवल ग्रह और भाव होते हैं के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के जीवन के पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ घटनाएं क्यों हुईं और जीवन समय के साथ कैसे विकसित हुआ। साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा ज्ञान बहुत सीमित है और मैं केवल वही सीखने और परखने का प्रयास कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। जब भी कोई सिद्धांत किसी कुंडली में सही कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, तो उन महान मस्तिष्कों के प्रति मेरा सम्मान स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। ये वास्तव में अद्भुत है कि प्राचीन ऋषियों और विद्वानों ने इतने गहरे सिद्धांतों को समझा और व्यवस्थित किया। आज भी एक रहस्य जैसा प्रतीत होता है कि आधुनिक उपकरणों के बिना इतना विशाल ज्ञान कैसे विकसित किया गया। साथ ही मैं उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता भी महसूस करता हूं, जिन्होंने इस ज्ञान को सुरक्षित रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। इस यात्रा में मैं विशेष रूप से श्री CS पटेल के प्रति अपना आभार और सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी अद्भुत पुस्तक ने मेरे जैसे विद्यार्थियों को इन सिद्धांतों को समझने और खोजने में सहायता प्रदान की है। जब भी मैं किसी सिद्धांत को कुंडली में कार्य करते हुए देखता हूं, तो वो केवल सीखने का क्षण नहीं होता, बल्कि उन सभी विद्वानों और गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का अनुभव भी होता है, जिन्होंने इस ज्ञान को संरक्षित और विकसित किया।